Assalamu alaikum. So it's a quick revision session of current and Pakistan affairs. और ये इसलिए कंडक्ट करवा रही हूँ मैं, so you get the idea how you are going to handle your paper. Actually आज हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे स्टूडेंट्स बहुत क्विकली करेंगे. ट्राई टू कोलैबोरेट विद माई स्पीड. आई होप यू कैन. सबसे पहले जो हम टॉपिक कवर करेंगे सीक्वेंस में मैं लेकर चलूंगी, सो यू पीपल कैन गेट द आइडिया. सीक्वेंस हमारा इस तरह से होगा कि हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अब्राहम अकॉर्ड एंड द डायमेंशंस ऑफ मिडिल ईस्टर्न सिचुएशन, मिडिल ईस्ट कंट्रीज एंड उसकी सिचुएशन क्या है, उसमें पाकिस्तान का रोल किस हद तक है और पाकिस्तान क्या रोल सो फार प्ले कर सकता है. मिडिल ईस्टर्न सिचुएशन को अगर आप अंडरस्टैंड कर लोगे तो आपको करंट डायमेंशंस का आइडिया हो जाएगा. उन करंट डायमेंशन से यू पीपल कैन गेट द आइडिया कि बेसिकली व्हाट इज गोइंग टू हैपन एट द यूनिपोलैरिटी वर्ल्ड ऑर्डर एज वेल. मिडिल ईस्टर्न सिचुएशन किस तरह से इन्फ्लुएंस कर सकती है आपकी सिक्योरिटी नैरेटिव्स को, किस तरह से अमेरिकन पॉलिटिक्स को ये इन्फ्लुएंस कर सकती है, और अलॉन्ग विद दैट हम देखेंगे सो फॉर व्हाट रोल पाकिस्तान कैन प्ले इन दैट. एंड पाकिस्तान के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और ईरान की डायमेंशंस किस तरह से चेंज होने जा रही हैं. सेकेंडली I am going to discuss COVID-19, its regional dimensions, its global perspectives. Along with that, I am going to discuss with you all that COVID-19 is an antithesis of globalization, yes or no, of course, and how you are going to handle it if it comes in your essay paper, current affair or Pak affair. Thirdly, जो हम topic discuss करेंगे, which is directly relevant to Pakistan affairs and very, very vital topic, especially for the South Asian political dimensions, economic dimensions, and along with that what can happen in FA financial action task force and stuff. तो हम डिस्कस करेंगे जी पोस्ट अफगान पीस प्रोसेस को और इसकी सिचुएशंस को, what can happen so far in that as well. Last but not the least, I'll discuss with you all the foreign policy of Pakistan. What are the dimensions of foreign policy? Foreign policy की बच्चों dimensions क्या हैं? फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान हम किस तरह से 21st सेंचुरी के अंदर मेंटेन कर सकते हैं. फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान को मेंटेन करने के बाद उसका इन्फ्लुएंस रीजनल कंट्रीज पे किस तरह से है. व्हाट रोल वी कैन सो फार प्ले इन द इंटरनेशनल डायमेंशंस और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. अलॉन्ग विद दैट आई डिस्कस विद यू पीपल कि बेसिकली पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की क्या इंपॉर्टेंस है 21st सेंचुरी के अंदर, स्पेशली किस तरह की इंपॉर्टेंस है फॉरेन पॉलिसी की पाकिस्तान की, और किस तरह से स्पेशली पीटीआई गवर्नमेंट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है करंटली, जो हमारी सिटिंग गवर्नमेंट है, उसके थ्रू हम देखेंगे कि वो किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रही है और किस तरह से वो फॉरेन पॉलिसी जो है वो आपके कंट्री का एक सॉफ्ट इमेज क्रिएट कर सकती है. सेकेंडली इंटरनेशनल एरेना के ऊपर आप किस तरह से इवेंट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं या उसको चेंज कर सकते हैं. थर्डली हम देखेंगे पाकिस्तान की जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है और पाकिस्तान की जो जियो इकोनॉमिक्स हैं उसको हम किस तरह से मैक्सिमम लेवल पर यूज कर सकते हैं विद रेफरेंस टू द फॉरेन पॉलिसी डायमेंशंस ऑफ पाकिस्तान. तो करंटली ये हमारे सारे टॉपिक्स हैं. आई एम परफेक्टली फाइन बच्चों, ठीक हूं. सॉरी आई कांट रीड योर कमेंट्स, अभी मुझे नजर आए हैं. वालेकुम अस्सलाम टू एवरीवन, मेरे प्यारे बेटे और मेरी बेटियां. एंड अब हम अपने टॉपिक्स जो है वो फाइनली स्टार्ट करते हैं. आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप काइंडली मुझे सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एंड पर अगर बता दें तो आई कैन एड्रेस. हम लास्ट पर 10 मिनट्स जो है वो रखेंगे एंड देन हम लोग डिस्कस करेंगे उन तमाम तर चीजों को. राइट, आई होप यू ऑल आर फाइन and it's pleasure to see you all. It's a great immense pleasure to see you all here. चलिए जी, let's begin with the first topic of ours, Abraham Accord. So what is Abraham Accord? हम सबसे पहले क्विकली ये डिस्कस करते हैं. बेटा अब्राहम अकॉर्ड जो है इट्स अ टर्म जो कि यूज की जा रही है स्पेशली जब आपने ऑब्वियसली देखा है कि किस तरह से इजराइल को एक्सेप्ट करने जा रहा है आपका वीटो कंट्री, और वीटो कंट्री भी वो अमेरिका है जो कि करंटली वर्ल्ड को रूल कर रहा है. अमेरिका जब वर्ल्ड को रूल कर रहा है दैट मींस वी आर लिविंग इन अ यूनिपोलैरिटी वर्ल्ड ऑर्डर, और अगर अमेरिका किसी कंट्री को एक्सेप्ट करने जा रहा है तो दैट इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस it at all the whole order of the world. Secondly, इजराइल की इंपॉर्टेंस ये है बेटा कि इजराइल मिडिल ईस्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है. स्टार्ट से लेकर अगर मैं हिस्टोरिकल टाइम्स में नहीं जाऊंगी, बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली इजराइल को अगर आप देखते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि मिडिल ईस्ट में स्टार्ट से जो अरब वर्सेस इजराइल क्राइसिस आपको नजर आता है दैट इज ड्यू टू द इजराइलियन लॉबी.
अगर वहां पर इजराइल स्टेट का क्राइसिस ना होता तो करंटली हमें ये इशू फेस करना ना पड़ता। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो स्टार्ट से ये इशू जो है वो जो टसल है आपको एक अरब कंट्रीज में, मुस्लिम उम्मा में और एक वेस्टर्न वर्ल्ड में जो नजर आती है विद इन द मिडल ईस्ट, दैट इज ड्यू टू द डिस्प्यूटेड टेरिटरी, जिसको क्लेम करता है इजराइल कि दैट इज माई टेरिटरी। तो बेसिकली हम आप देखते हैं कि बिफोर अब्राहम अकॉर्ड क्या सिचुएशन थी, क्विकली देख लेते हैं। यूएस एक वीटो कंट्री है एंड ही रिकॉग्नाइज्ड इजराइल एज अ स्टेट। कैसे रिकॉग्नाइज किया? क्योंकि ट्रंप के जो एरा था उसके दौरान ट्रंप ने अपनी मैक्सिमम पावर को यूज करते हुए वहां पर एक एम्बेसी जो है वो ओपन कर दी। अच्छा, एम्बेसी जो है वो डिप्लोमेटिक टर्म्स में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है बच्चों। एम्बेसी ओपन करने का मतलब है कि यू आर रिकॉग्नाइजिंग दैट टेरिटरी, यू आर रिकॉग्नाइजिंग देयर फ्लैग, यू आर रिकॉग्नाइजिंग कि ये बाउंड्री उनसे बिलोंग करती है, राइट? और एट द सेम टाइम किसी ने ये क्लेम नहीं किया कि एम्बेसी हम इसलिए ओपन कर रहे हैं कि हम पैलेस्टाइन स्टेट में ओपन कर रहे हैं, राइट? तो उन्होंने ज्यूइश लॉबी को एक्सेप्ट करते हुए, इजराइलियन लॉबी को एक्सेप्ट करते हुए वहां पर अपनी एम्बेसी ओपन कर ली थी। अच्छा जी, इसको ही लेकर थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो एक और टर्म है जो कि मैंने रिसेंटली रीड आउट की है, आप लोगों को बता रही हूं ताकि पेपर में एज इट इज कोट कीजिएगा। एक टर्म है बेटा कोल्ड वॉर सिनेरियो इन मिडल ईस्ट। कोल्ड वॉर सिनेरियो का मतलब है कि वहां पर यूएस वर्सेस रशिया भी हैं और ईरान वर्सेस केएसए भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये है कोल्ड वॉर सिनेरियो। एक और चीज जो बच्चों आप लोगों को पता होनी चाहिए वो ये है बच्चों कि वहां पर एक और टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आजकल यूज हो रही है, दैट इज ग्रेटर इजराइल वर्सेस ग्रेटर इरानियन पॉलिटिक्स। ग्रेटर इजराइल वर्सेस ग्रेटर इरानियन पॉलिटिक्स। आप अपने क्वेश्चन को जब भी अटेम्प्ट करें या ऐसे को, तो उसमें एज इट इज आप ये आउटलाइन बना सकते हैं या हेडिंग कोट कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम देख लेते हैं कि एम्बेसी ओपन हो गई है और एक टसल आपको ओपन नहीं नजर आती है ग्रेटर इजराइल की एक और एक ग्रेटर ईरान की। ईरान अपनी प्रॉक्सीज को वहां पर बैक करेगा ऑब्वियसली ईरान ने, क्योंकि अभी तक पैलेस्टाइन के इशू के ऊपर ये उसका स्टैंड है कि वी आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग इजराइल एज अ स्टेट। सेम गोस टू पाकिस्तान का भी यही स्टैंड है। सो फार अब तक प्रेशर बहुत है वर्ल्ड का, बट अभी तक हमारा स्टैंड जो है वो यही है। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि एक और डायमेंशन हम जल्दी से देख लेते हैं, वो ये है कि इजराइल इज अ सिंगल न्यूक्लियर वेपन स्टेट इन मिडल ईस्ट। ईरान ट्राई कर रहा है बहुत अरसे से, बट अभी तक वो एक्वायर नहीं कर पाए। दिस यू शुड ऑल नो अबाउट दिस फैक्ट एज वेल। अच्छा, इजराइल जो है बेटा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि इजराइल की जो लॉबी है जिसको हम मोसाद बोलते हैं, जो कि एक उनकी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रांग, तो वो भी इन्फ्लुएंस करती रहती है। अच्छा, इजराइल इज ऑल्सो कंसीडर्ड एज अ ब्लू आई बेबी ऑफ यूएसए। तो अभी मैं आपको बता रही हूं कि इजराइल की इंपॉर्टेंस क्या है और अब्राहम अकॉर्ड किस तरह से अपनी ऑब्वियसली करंट टाइम्स में किस तरह से अब्राहम अकॉर्ड हुआ है, क्योंकि वो ब्लू आई बेबी है, सिंगल न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, फिर यूएस जो है उसकी यूएस और इजराइलियन लॉबी बहुत स्ट्रांग है, फिर उन्होंने अपनी एम्बेसी ओपन कर दी है एंड दिस ऑल हैपेंड बैक इन 2018। ये सब कुछ हो चुका है, राइट? उसके बाद आपको यह पता होना चाहिए कि अब्राहम अकॉर्ड की टर्म जो है वो आज से यूटिलाइज नहीं हो रही है। ये बेसिकली 1979 में जब पहली बार इजिप्ट ने अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की थी। किसके साथ नॉर्मलाइज करने की कोशिश की थी? विद इजराइल। और उस डिस्प्यूटेड टेरिटरी में उन्होंने बेसिकली ज्यूइश लॉबी के साथ अपने टाइज को जो है वो स्ट्रांग किया था। सेकेंडली आपको पता होना चाहिए, yes it will be available, आप बाद में सुन सकते हैं बच्चों, ये लेक्चर अवेलेबल रहेगा। 1994 के अंदर जॉर्डन जो एक मुस्लिम कंट्री, उसने इसको फॉलो अप किया और फाइनली 2020 के अंदर बहरीन और यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने बेसिकली इसको एक्सेप्ट किया है और ये कहा है कि वो यार एक्सेप्टिंग इजराइल और हम बेसिकली इनके साथ अपने टाइज को रिवाइव करने जा रहे हैं। तो ये अब तक के डेवलपमेंट्स हैं। व्हाट आर द मेजर पॉइंट्स ऑफ अब्राहम अकॉर्ड? उसके मेजर पॉइंट पहला तो ये है बेटा, इट्स अ ट्रीटी ऑफ पीस, इट्स अ ट्रीटी ऑफ पीस। सेकेंडली, अपनी अपनी एम्बेसी, फॉरेन एम्बेसडर्स को वो वहां पर जो है वो डिप्लॉय करेंगे, तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है वो स्ट्रांग हो रहे हैं। थर्डली, ट्रेड टाइज, वो ट्रेड एग्रीमेंट्स जो है वो साइन करने जा रहे हैं। फोर्थली, दे आर गोइंग टू स्ट्रेंथन द इकोनॉमिक रिलेशंस। ये वो कंट्रीज हैं जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है इजराइल को, जो अब्राहम अकॉर्ड का पार्ट है। इकोनॉमिक रिलेशंस के बाद आपको पता होना चाहिए दे आर गोइंग टू साइन मल्टीपल एग्रीमेंट्स ऑन रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, के किस तरह से रीजन को जो है वो पीस और स्टेबिलिटी की तरफ ले जाया जा सकता है। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए, इट्स अ पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस एज वेल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोमेस्टिक इंडस्ट्री में और एंटरप्रेन्योरशिप में दे आर गोइंग टू सपोर्ट ईच अदर।
तो ये सो फार अब्राहम अकॉर्ड की डिटेल्स हैं, जिसमें आपका जॉर्डन इंक्लूडेड है, आपका इजिप्ट, देन आपको पता होना चाहिए बहरीन एंड यूएई। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है अब्राहम अकॉर्ड की, और वो ये है बच्चों कि अब्राहम अकॉर्ड को अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट दुनिया के तमाम तर कंट्रीज ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, इजराइल की टेरिटरी को, एक्सेप्ट 2 कंट्रीज, ईरान एंड पाकिस्तान। पहले टर्की भी इसका पार्ट था, लेकिन रिसेंट टाइम्स में टर्की ने अपने डिप्लोमैट्स, बाय डिप्लोमैट्स आई मीन अपने फॉरेन एम्बेसडर्स को वहां डिप्लॉय कर दिया है। तो दैट मीन्स इन द लॉन्गर रन हमें नजर आ रहा है कि जो टर्की है उसकी पोजीशनिंग क्या होने जा रही है। टर्की डेफिनेटली इस चीज को एक्सेप्ट करने जा रहा है, राइट। देन अगर मैं आपको नेक्स्ट बताऊं, ये थी अब्राहम अकॉर्ड की डिटेल्स। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। यूएई का स्टैंड जो है वो बड़ा स्ट्रांग है इसमें, क्योंकि यूएई एक मुस्लिम कंट्री है और यूएई को क्लेम किया जाता है कि जी आप मुस्लिम कंट्रीज हैं और आपने कैसे एक्सेप्ट किया। तो यूएई ने इसके ऊपर अपना जो स्टैंड एस्टैब्लिश किया है वो ये है कि बेसिकली मेरी इजराइल के साथ डील हुई है, एक बात है। वहां पर वो कह रहे हैं कि हम रिहेबिलिटेशन सेंटर्स जो है वो बनाने जा रहे हैं। बाय रिहेबिलिटेशन सेंटर्स आई मीन कि वो बेसिकली पैलेस्टाइन के अंदर जितने पैलेस्टाइंस जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं रेड सी और उसके साथ वाले एरियाज के अंदर, उनके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर्स का मतलब ये है कि हाउसिंग सोसाइटीज बनाई जाएंगी, डिफरेंट स्कीम्स को जो है वो बेसिकली इनॉग्रेशन उनकी की जाएगी, जहां पर उनको हाउसेस प्रोवाइड किए जाएंगे बकायदा, और इसके साथ साथ जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ हैं, जिसमें आपकी हाउसिंग फैसिलिटी आ जाती है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आ जाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है। तो वो ये कह रहे हैं वी आर गोइंग टू डू दैट। उसके बाद आपको पता होना चाहिए, यस बट बेटा ट्रंप की गवर्नमेंट में ऐसा हुआ है, और ट्रंप के बाद जो बाइडेन ने क्लियरली मेरा प्यारा बेटा ये क्लेम किया है कि बेसिकली मैं रिवर्ट नहीं करूंगा इजराइल के ऊपर अपने स्टैंड को। रिसेंट स्टेटमेंट है बेटे, 3 डेज पहले आई है, और उनके फॉरेन ऑफिस ने भी जो है इसको पब्लिश किया है। उसके बाद हमें यहां तक तो इस चीज का अंदाजा हो जाता है कि बेसिकली इन अ नियर फ्यूचर यूएसए का स्टैंड क्या होने जा रहा है, बिकॉज इजराइलियन लॉबी बहुत स्ट्रांग है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। आई होप इट इज क्लियर नाउ। उसके बाद कंस्ट्रक्शन जो है उन्होंने कहा है, हाउसिंग स्कीम्स की बात की है, बेसिक नेसेसिटीज की बात की है। देन अगर मैं आपको बताऊं तो बेसिकली पैलेस्टाइनियन क्राइसिस के अंदर जो एक आपको चीज नजर आती है वो ये है कि वहां पर करंटली रेफ्यूजी क्राइसिस का डिलेमा बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉवर्टी एंड इन्फ्लेशन एग्जिस्ट कर रही है, हेल्थ फैसिलिटीज का एक ट्रॉमा एग्जिस्ट कर रहा था, और ये सब इश्यूज जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। जो पैलेस्टाइन पूरी वर्ल्ड जो नैरेटिव है और जो यूनाइटेड नेशंस जैसे फॉरम्स हैं उन पर ये क्लेम भी करते हैं कि हमारे साथ ये तमाम तर ब्रुटैलिटीज जो हैं वो हो रही हैं। और कल भी एक न्यूज आई थी कि बेसिकली इजराइल ने दोबारा से बम्बार्टमेंट की है उनकी जो ऑब्वियसली आर्म फोर्सेस हैं पैलेस्टीनियंस के ऊपर। तो ये सारा सोफार जो है अब्राहम अकॉर्ड की डेवलपमेंट है, और अब्राहम अकॉर्ड से अब फ्यूचर रिपरकर्शंस क्या हो सकती हैं। तो फ्यूचर रिपरकर्शंस में पहली रिपरकर्शन ये है कि आपके जो मुस्लिम उम्मा है उसके अंदर आपको एक क्लियर कट रिफ्ट जो है वो नजर आएगा, एक रिफ्ट जो है वो इनहांस कर जाएगा, पहली बात है। दूसरी बात यह है स्टूडेंट्स के सेकेंडली आपका जो विद इन द मिडिल ईस्ट जो आपकी सिचुएशन है दैट इज गोइंग टू बी मोर रफ। वहां पर आपको फर्दर जो है वो आपको मिलिटेंट ग्रुप्स जो हैं उनका आपस में कोलैप्स जो है, क्राइसिस जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि ईरान जो है वो बेसिकली बैक करता है शिया मिलिटेंट ग्रुप्स को, और डेफिनेटली केस से बैक करता है वहां पर सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप्स को। बट ईरान क्योंकि इजराइल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो ईरान जो है वो बेसिकली इनडायरेक्टली अपने मिलिटेंट्स को यूज करेगा डेफिनेटली इस स्टैंस को लेते हुए कि मैं बेसिकली पैलेस्टाइंस को प्रोटेक्ट कर रहा हूं, और वो पैलेस्टाइंस को प्रोटेक्ट नहीं करेगा, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो है वो उसके अपने बेनिफिट्स हैं और उनको वो एक्वायर करने के लिए सब कुछ करेगा। देन व्हाट कैन बी डन। अब अब्राहम अकॉर्ड हो गए, इसमें जो कंट्रीज इन्वॉल्व है मैंने आपको बता दिया है। पाकिस्तान और ईरान वाहिद कंट्रीज हैं जिन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, ये भी मैंने आपको बता दिया। पैलेस्टाइंस की सिचुएशन क्या है, वहां पर किस तरह का ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वो फेस कर रहे हैं, वो भी मैंने आपको रिवाइज करा दिया। यूए का स्टैंस क्या है, क्योंकि यूए और केएसए बहुत इंपॉर्टेंट मुस्लिम कंट्रीज, और उनका स्टैंस क्या है कि व्हाई वी आर डूइंग दिस एग्रीमेंट्स, वो भी मैं आपको बच्चों बता चुकी हूं सो फार। तो अब हम देख लेते हैं व्हाट कैन बी डन, क्या होना चाहिए। होना ये चाहिए कि रोल ऑफ ओआईसी जो है अगर आप देखें तो मुस्लिम कंट्रीज को वन पेज पर आकर ये डिसाइड करने की जरूरत है कि पैलेस्टाइंस की नीड्स क्या हैं, पैलेस्टीन्स जो हैं उनकी अपनी पर्सनल नीड्स क्या हैं, उनको किस तरह से हमें एक्वायर करना चाहिए, उनको हमें केटर कैसे करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए कि वो सेटिस्फाई हो, उनकी बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल हो,
और फ्रॉम सो मैनी ईयर्स, ऑलमोस्ट फ्रॉम पास्ट 100 ईयर्स, जब से एक ऑटोमन एम्पायर जो है उसकी डिसमेंबरमेंट हुई थी, तब से लेकर अब तक हम ये क्राइसिस फेस कर रहे हैं। तो उन लोगों की नीड्स क्या हैं, उनको हमें देखना पड़ेगा, और उसके लिए OIC जो है दैट्स द बेस्ट फोरम, और हम तमाम मुस्लिम कंट्रीज को वन पेज पर आके इसको सॉल्व करना चाहिए। बेटा कंट्रीज के नाम हैं इजिप्ट, जॉर्डन, UAE, बहरीन, सो फार। ओके उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि GCC कंट्रीज का रोल जो है, गल्फ कॉर्पोरेशन कंट्रीज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको GCC कंट्रीज को बैकडोर डिप्लोमेसी की एक टर्म है जो कि हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस में और इंटरनेशनल रिलेशंस में यूज करते हैं। तो बेसिकली GCC कंट्रीज जितने भी हैं उनको बेसिकली बैकडोर डिप्लोमेसी को यूज करना चाहिए, और बैकडोर डिप्लोमेसी को यूटिलाइज करते हुए दे शुड नो, उनको पता होना चाहिए कि किस तरह से हमने इन्फ्लुएंस करना है वीटो कंट्रीज को, क्योंकि वो ऑयल कंट्रीज हैं, ऑयल इकोनॉमीज हैं, या ऑयल बेस्ड इकोनॉमीज है टू बी मोर प्रिसाइज। तो वो बेसिकली बैकडोर डिप्लोमेसी को वीटो कंट्रीज के साथ यूटिलाइज कर सकते हैं, ताकि वो केटर कर सकें किसके इंटरेस्ट को, ऑब्वियसली पैलेस्टाइन के इंटरेस्ट को। ये हमने आइडियलिस्टिक सोल्यूशंस हैं जो देखने होते हैं बेटा, ऑब्वियसली दीज आर नॉट द प्रैक्टिकल सोल्यूशंस, बट वी टॉक अबाउट द ऑब्वियसली idealistic solutions, especially in when we are talking about IR and current affairs. Then इसमें यूनाइटेड नेशंस का रोल जो है बेटे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज UN के फारम पे बार बार पाकिस्तान ने इस चीज को हाईलाइट किया है कि पैलेस्टाइन के जो राइट्स हैं उनको केटर करने की जरूरत है, पैलेस्टाइन के राइट्स जो हैं उनको सब्जुगेट किया जा रहा है, पैलेस्टाइन के राइट्स को जो है दुनिया को देखने की जरूरत है, वो बहुत अरसे से जो है वो ब्रुटैलिटी फेस कर रहे हैं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल है यूएन का जो आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 51 ऑन UN रिफ्यूजी काउंसिल में ये डिसाइड हुआ था। 51 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, और उसके आर्टिकल 51 के अकॉर्डिंगली जो है ये भी देखना पड़ेगा कि अगर ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और पैलेस्टाइन से जो है वो रेफ्यूजीज जो है दूसरे कंट्रीज में गए हैं, तो इधर दे आर गोइंग टू गेट द सिटीजनशिप ऑफ दीज कंट्रीज और नॉट। आर्टिकल 51 के अकॉर्डिंगली भी हमें इसके सोल्यूशन को फाइंड आउट करने की जरूरत है। सो फार हमने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल लॉबी का बहुत प्रेशर है, बट पाकिस्तान इज नॉट एक्सेप्टिंग इजराइल इन नियर फ्यूचर या इन लॉन्ग फार फ्यूचर। क्या होता है कांट प्रिडिक्ट दैट, स्टिल आपके पीछे गवर्नमेंट का जो स्टैंस है बेटे, यू नीड टू स्टक विद दैट, और आपको पता होना चाहिए हमारा एक बहुत स्ट्रिक्ट स्टैंस है दैट वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इजराइल, राइट? नो, according to the contemporary government, and if I talk about the contemporary situation, no, a clear no, क्योंकि आपके पेपर्स एक हफ्ते बाद होने जा रहे हैं और आपने उसके मुताबिक ही लिखना है। So let's come to the role of Pakistan. पाकिस्तान का रोल जो है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में किस तरह से पाकिस्तान जो है वो प्ले कर सकता है बेटा। पाकिस्तान और टर्की के रिलेशनशिप अगर देखे जाएं तो वो कल्चर एंड रिलीजियस टाइज के अकॉर्डिंगली बहुत स्ट्रांग हैं, और पाकिस्तान और टर्की बहुत से स्टैंड्स जो हैं वो इंटरनेशनल लॉबी पे उनके सेम होते हैं। तो पैलेस्टाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने देखना है कि किस तरह से जो है आप ये दोनों कंट्रीज जो हैं वो टेकअप कर सकते हैं पैलेस्टाइनियन स्टैंड्स को। मिलिट्री एंड डिफेंस कॉर्पोरेशन वगैरह भी वो प्रोवाइड कर सकते हैं। एक और कंट्री जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसने अभी तक इजराइल को एक्सेप्ट नहीं किया, दैट इज बेसिकली ईरान। हमें देखना पड़ेगा कि ईरान और पाकिस्तान के टाइज जो है वो किस तरह से रिवाइव होने जा रहे हैं, स्पेशली इन कोविड-19 और इन दिस पीरियड। उसमें बेटा इस तरह से रिवाइव होने जा रहे हैं कि कल्चर एंड रिलीजियस टाइज जो हैं उसको हम दोबारा से रीथिंक कर रहे हैं। IP गैस लाइन प्रोजेक्ट का जो आइडिया था ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन, इसको हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए बच्चों कि इसके साथ साथ एक और आइडिया बड़ा स्ट्रांग है, और वो ये है कि हम दोबारा से चाबहार पोर्ट, गवादर और चाइना, ये ट्राइलेटरल प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। तो इकोनॉमिक असिस्टेंस भी जो है ये तीनों कंट्रीज के आपस में स्ट्रांग हो रही है, जिससे ईरान और पाकिस्तान के इनडायरेक्टली रिलेशनशिप्स इंप्रूव हो रहे हैं। और ईरान इज द ओनली कंट्री जो ये स्टैंस ले रहा है कि मैं इजराइल को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो दिस इज द थिंग, अगर इन सबको हम कंपेयर करें तो हमें पता चलता है कि पाकिस्तान और ईरान का बड़ा वाइटल रोल है अब्राहम अकॉर्ड के बाद भी, कि वो किस तरह से पैलेस्टाइन के राइट्स को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देन आपका पाकिस्तान और KSA के रिलेशंस आते हैं। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली KSA इज लाइक अ पपेट स्टेट टू USA एंड इजराइल एज वेल। और वो लोग जो हैं वो उनके जो स्टैंड्स नजर आ रहे हैं और जिस तरह के उनके डिप्लोमेटिक ऑफिस के स्टैंड्स हैं, तो दे आर गोइंग टू मेंटेन गुड रिलेशंस विद इजराइल एंड, लेकिन एट द सेम टाइम उनका UAE वाला स्टैंड है कि हम रिहेबिलिटेशन पे काम करेंगे, हम पैलेस्टाइन के राइट्स को फिर भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे।
सो दिस इज द थिंग, ये आपके मिडिल ईस्टर्न सिचुएशन का जो है करंट क्राइसिस है, और इसमें हमने देखना है कि किस तरह से पाकिस्तान जो है वो अपना स्ट्रॉन्गर रोल जो है वो प्ले कर सकता है। एक तो ईरानियन पर्सपेक्टिव में हम स्ट्रॉन्गर रोल प्ले कर सकते हैं। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो पाकिस्तान प्ले कर सकता है। रिसेंटली यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल और चार्टर का जो है पाकिस्तान उसको हेड कर रहा है। 167 कंट्रीज ने ऑलमोस्ट पाकिस्तान को वोट किया था, तो दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉरम जिसके ऊपर पाकिस्तान हाईलाइट कर सकता है कि इजराइलियन लॉबी को किस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं, प्लस पैलेस्टाइन के राइट्स की वो बात कर सकता है। और इसके साथ साथ जो है पाकिस्तान मुस्लिम कंट्रीज ओआईसी में, जिस तरह पाकिस्तान इज द सिंगल न्यूक्लियर वेपन स्टेट, तो उसके थ्रू भी पाकिस्तान जो है वो मीडिएट करवाने की कोशिश कर सकता है बिटवीन यूएसए, इजराइल एंड पैलेस्टाइन एज वेल। उसके बाद थोड़ा सा मिडिल ईस्टर्न सिचुएशन देख लेते हैं। ये तो सो फार था बेटा इब्राहिम अकॉर्ड्स, रिफ्ट बिटवीन ऑब्वियसली मुस्लिम उम्मा, सो फार इब्राहिम अकॉर्ड डिटेल्स। तो अब आपने ये देखना है कि व्हाट आर द अदर सिचुएशंस एंड व्हाट आर द अदर डायनामिक्स ऑफ मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज। अच्छा, जो दूसरे डायनामिक्स हैं बेटे, उसमें आप याद रखें कि सिविल वॉर डिलेमा है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि सिविल वॉर सीरिया और यमन में जो है वो कंटिन्यू है, जिसकी वजह से 3Ds का पर्सपेक्टिव आपको नजर आता है। मार्क दैट वर्ड 3Ds। 3Ds का मतलब होता है डेथ्स, डिस्ट्रक्शंस एंड डिस्प्लेसमेंट्स। 3Ds का मतलब ये होता है कि डेथ्स वहां पर हैं, डिस्ट्रक्शंस हैं एंड डिस्प्लेसमेंट है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल एज वेल। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिविल वॉर की वजह से वहां पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई है, क्योंकि रिसेंटली वहां पर केमिकल वेपन्स का भी जो है वो यूज किया गया है। पॉवर्टी एंड इन्फ्लेशन इज एट इट्स पीक। फिर एम्बार्गोज और सैंक्शंस का डिलेमा आपको नजर आता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो कोलैप्स कर गई है। देन आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेफिसिट जो है वो बहुत क्लियरली नजर आता है। फॉरेन डेट क्राइसिस का डिलेमा वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, फूड एंड हंगर क्राइसिस है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस या राइज ऑफ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव ऑफ मिडिल ईस्टर्न पॉलिटिक्स, और ये आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज सो फार द अदर डायनामिक्स ऑफ मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ड्यू टू द सिविल वॉर्स एंड प्रॉक्सी वॉर्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाकिस्तान के बारे में भी एक बात याद रखें कि पाकिस्तान किस तरह से, एक तो यूएन ह्यूमन राइट्स चार्टर को जो हम हेड कर रहे हैं उसकी मैंने आपको ऑलरेडी बात बता दी। देन सेकेंडली, पाकिस्तान क्लियरली क्लेम्स दैट आई कैन प्ले अ रोल ऑफ मीडिएटर बिटवीन केएसए एंड ईरान। मैं केएसए और ईरान के दरमियान मीडिएटर का रोल प्ले कर सकता हूं। उसका आपको ये पता होना चाहिए कि करंटली जो है पाकिस्तान की स्ट्रांग मिलिट्री है, टॉप 10th नंबर पे हमारी मिलिट्री है। मिलिट्री असिस्टेंस की जरूरत होती है अगर आपने मीडिएशन का रोल प्ले करना हो। देन स्ट्रांग लीडरशिप, इमरान खान इज अ वेरी रिकग्नाइज्ड पर्सनालिटी एट इंटरनेशनल एरेना। देन इमरान खान के जो स्टांसेस हैं आपकी फॉरेन पॉलिसी को लेकर, और न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी स्पेशली टू बी मोर प्रिसाइज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन आपका आता है बोथ कंट्रीज कैन एक्सेप्ट यू एज अ मीडिएटर। If I talk about Iran and if I talk about KSA, we share very smooth and very diplomatic and religious, cultural, historical ties with both countries. So we can assess both in this dimension specifically. If I talk about strong economy, due to CPAC, China-Pakistan Economic Corridor, last year KSA invested $10 billion in oil refineries with reference to CPAC. And Iran, with Iran we have IP gas line project. Then obviously Chabahar and the development of Chabahar is also very important. There is no rift between OIC and Kuala Lumpur summit because due to COVID-19, M5 and their conferences is little bit obviously deteriorated, especially in COVID-19 period. And if I talk about another organization which is basically going to be made by Iran, Turkey, Malaysia, Pakistan, Turkey, it will take a long time to go. So still it's not a clear-cut rift between these countries. And then in the Israeli politics, if I clearly said to you all that Turkey also accepted Israel somehow and deployed their foreign ambassadors as well. So that's not a clear stance that there is a rift between Kuala Lumpur summit and obviously OIC. Till now, there is nothing special which is going to happen. I think this is all from today's lecture. ओके अब तक का हमारा आपको पता होना चाहिए मिडिल ईस्टर्न। अब आप सवाल कर सकते हैं बच्चों, मिडिल ईस्टर्न पॉलिटिक्स को हमने कवर किया है, पाकिस्तान के रोल को, इब्राहिम अकॉर्ड्स को, इब्राहिम अकॉर्ड की डिटेल क्या है, डिप्लोमेटिक टाइज वगैरह। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि वहां पर सिविल वॉर वगैरह किस तरह से चल रही है और उसमें पाकिस्तान का रोल किस तरह है।
Beta, because it is not relevant, it is not that much relevant. That's why I didn't talk about Sudan and Morocco. उसका Arab Spring की हद तक बड़ी important dimensions हैं उसकी. But if I talk about Abraham Accords and contemporary scenario, तो वहां पर इतनी importance मुझे नहीं लगती, especially with reference to Pakistan. Thank you very much. ओके बेटा, यमन के अंदर जो हेड है वो रॉयल सुन्नी फैमिली कर रही है, रॉयल सुन्नी फैमिली, और क्योंकि वो सुन्नी है तो उनको केएस से बैक करता है, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया. एंड इफ आई टॉक अबाउट द पॉपुलेशन देयर, तो वो मैक्सिमम जो है वो शिया कम्युनिटी से हैं, और हुतीज जो है वहां पर एक रेबल कम्युनिटी है जिसको ईरान बैक कर है. दैट इज वाई वहां पर एक सिविल वॉर है, ड्रिफ्ट है बिटवीन द सिटिंग गवर्नमेंट एंड द रेबल्स. और इसकी सिचुएशन करंटली ये है कि केएस से बैक करता है वहां पे सिटिंग गवर्नमेंट को, जिसकी वजह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वहां पे पब्लिक के दरमियान और गवर्नमेंट के दरमियान एक मिसट्रस्ट और एक रिफ्ट क्रिएट हुआ है. और इन द कंटेम्परेरी सिचुएशन वहां पे सिविल वॉर है, डेथ्स, डिस्ट्रक्शंस, फूड एंड हंगर क्राइसिस एंड ऑल अदर पर्सपेक्टिव. थैंक यू वेरी मच. UN ह्यूमन राइट्स बेटे, पाकिस्तान इज हेडिंग दैट फोरम. Obviously, there are going to be very severe repercussions for Pakistan. Obviously, we can even face sanctions, low foreign direct investments, and obviously, Israeli lobby is currently handling almost 60% multinational corporations and transnational companies. So, Pakistan can face severe repercussions in economic and diplomatic terms as well. But at the same time, China is backing us at economic level. So, we are quite satisfied. Joe Biden nature is same like Obama, bachcho. Same ditto like Obama. Obama signed Joint Comprehensive Plan of Action. Obama was a part of Paris Agreement. Obama basically the part of Asian Development Bank. He did the treaty regarding quadrilateral alliance. So it is same because they belong to the same party. They share the same ideology. ISIS rise is completely eradicated from Middle East now. It is very minute. It is very minute. They are working on very minute level now. They're almost defeated by the American forces. No, it's not. That rift is not very important, by the way, to be honest. Okay, let's go to the another topic. Jaldi se hum next topic cover kar lete because we have very confined time. COVID-19 and obviously the global regional dynamics. If I talk about COVID-19, तो COVID-19 ने जो है वो बहुत ज्यादा कवर किया, मतलब ऑब्वियसली बहुत चेंज किया है आपकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को बच्चों, आपकी रीजनल पॉलिटिक्स को, अलॉन्ग विद दैट आपकी नेशनल पॉलिटिक्स को. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने ग्लोबलाइजेशन के नैरेटिव के आने के बाद, जो कि 1945 के बाद आया था, इस तरह का कोई भी पेंडेमिक फेस नहीं किया था, इस तरह का कोई क्लियर कट नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं फेस किया था जिसने पूरी वर्ल्ड को जो है ऑन पॉज कर दिया हो, हॉल्ट पे कर दिया हो. तो दैट्स व्हाट वी फेस इन कोविड-19. ये वो चीज है जो हमने कोविड-19 में फेस की है. सो बेसिकली सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट आर द पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ कोविड-19. पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कोविड-19 में देखें तो जो पहला इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है दैट इज द थ्रेट टू लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर. यूएस से जो है उसकी जो पॉलिसीज हैं दैट वाज अ कंप्लीट फेलियर इन कोविड-19 ऑब्वियसली, एंड स्पेशली ऑब्वियसली जो स्लोगन्स थे वहां पर और वहां पर जो सिविल मूवमेंट्स ड्यूरिंग कोविड स्टार्ट हुई उन्होंने बहुत बैकफायर किया है ट्रंप की गवर्नमेंट को, जिसमें बड़े इंपॉर्टेंट ब्लैक लाइफ मैटर, जॉर्ज फ्लॉयड मर्डर केस जो था, एंड देन ऑब्वियसली करंटली वहां पे कैपिटल हिल क्राइसिस जो क्रिएट हुआ. तो बेसिकली लास्ट बट नॉट द लीस्ट उनका जो हेल्थ सिस्टम है वो एक डिजास्ट्रस जो है वो साबित हुआ है. तो दिस इज द थिंग जो कोविड-19 ने एक क्लियर कट फेस जो है हमें बताया है रिगार्डिंग द पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव स्पेशली इन द यूनिपोलैरिटी वर्ल्ड ऑर्डर. देन देयर इज अ डिबेट रिगार्डिंग मल्टीलैटरलिज्म. व्हाई देयर इज अ डिबेट? बिकॉज बहुत से आपके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स थे जिनके MOUs मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स जो है वो आपने साइन किए थे. Which countries accepted Israel so far? I already told you, बेटे जो countries accept कर चुकी हैं that is one is Jordan, Egypt, UAE, बहरीन. इनके डील्स हो चुकी हैं बकायदा, राइट? तो बेसिकली डिबेट ऑफ मल्टीलैटरलिज्म की अगर मैं बात करूं तो मल्टीलैटरलिज्म का ऑर्डर जो है वो आपको पता होना चाहिए कि मल्टीपल MOUs मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स एंड प्रोजेक्ट्स थे जिनसे जो है वो ऑब्वियसली बहुत से कंट्रीज ने विदड्रॉ किया है, उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स को हॉल्ट पे किया है. एंड नेशनलिज्म जो एक राइज पे जो आपको नजर आया है वो आपको बहुत पीक पर जो है वो नजर आया है. दैट इज व्हाई देयर इज अ डिबेट ऑफ मल्टीलैटरलिज्म.
उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट डिबेट और पर्सपेक्टिव आपको मिलता है, दैट इज रिगार्डिंग सोशलिज्म एंड वर्सेस कैपिटलिज्म. लाइक व्हाट इज गोना रूल द बेस्ट द वर्ल्ड, बिकॉज जब अमेरिका ने डिफीट कर दिया था यूएसएसआर को, आफ्टर दैट somehow the world has accepted the democratic world order and capitalistic order. But after that in COVID-19 बेसिकली एक न्यू डिबेट जो है वो आपको नजर आई है, बिकॉज जो सोशलिस्ट कंट्रीज थे और जो अथॉरिटेरियन रिजीम्स थी उन्होंने बहुत अच्छे से केटर किया है अपनी पब्लिक को, बहुत बेहतर तरीके से कोविड-19 में उन्होंने पॉलिसीज को हैंडल किया है. तो दिस इज द थिंग जिसकी वजह से एक डिबेट आपको नजर आती है मल्टीलैटरलिज्म के ऊपर, जिसमें आपको एक और चीज नजर आई, सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म, व्हाट इज गोना रूल द वर्ल्ड द बेस्ट. देन इसका इम्पैक्ट जो है वो आपको यूएस इलेक्शन पे बहुत क्लियर कट नजर आया है. जो बाइडेन के विन के अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, बिकॉज ट्रंप वाज अ कंप्लीट फेलियर रिगार्डिंग कोविड-19 एंड ऑब्वियसली इट्स पॉलिसीज. एक और चीज है जो कि कोविड-19 से पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी, दैट वाज द डिबेट ऑफ हाइपर नेशनलिज्म. हाइपर नेशनलिज्म का मतलब ये होता है कि आप अपने बोर्न नेटिव्स को ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं. कोविड-19 ने इसको एक पीक पर जो है वो पहुंचा दी. कोविड-19 वैक्सीन की बात हुई है तो उसमें यूके जैसे कंट्रीज ने भी ये स्टैंड लिया है कि जो हमारे बोर्न नेटिव्स हैं उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे ज्यादा. ठीक है, दैट मींस उनको वैक्सीन शॉट्स पहले लगेंगे, उसके बाद कहीं और जो है वो किसी और को वैक्सीन लगेगी. उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए बच्चों के रीजनल हेजमॉन टसल जो है वो आपको नजर आई है. रीजनल लेवल पर जो कंट्रीज की आपस में एक टसल थी वो आपको नजर आई, जिस तरह से इंडो-सीनो क्राइसिस जो है वो लद्दाख में उन्होंने एक दूसरे को फाइट किया और डिफीट करने की कोशिश की है. देन आर्मेनिया वर्सेस अजरबैजान क्राइसिस आपको नजर आया है ड्यूरिंग कोविड-19. तो इससे हमें पता चलता है कि रीजनल हेजमॉन और जो मल्टीपोलैरिटी वर्ल्ड ऑर्डर है. Am I audible? Am I audible to everybody? Am I audible? Okay. Got it. ठीक है, मुझे लगा शायद आई वाज़न्ट ऑडिबल. अच्छा, तो इसके आर्मेनिया वर्सेस अजरबैजान का जो कॉन्फ्लिक्ट आपको नजर आया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन आपको एक इम्पैक्ट मिला है बेटा रीजनल और ऑब्वियसली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO से विड्रॉ किया है अमेरिका ने, उन्होंने विड्रॉ कर लिया था वहां से. देन आपको IMF वगैरह का एक रोल नजर आया है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक. इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और वर्ल्ड बैंक की अगर बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली उन्होंने किसी तरह की भी ईज आउट पैकेज, बेल आउट पैकेज प्रोवाइड नहीं किया. व्हाई इज दैट सो? उसकी सिंगल रीजन ये है बिकॉज वो कंट्रीज जो हैं वो बेसिकली इस बात पर जो है वो उनकी स्टैंडिंग है इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की कि किस तरह से आपको प्रोवाइड करेंगे एड और आपको प्रॉपरली जो है वो शेयर प्रोवाइड करेंगे इंटरनेशनल कम्युनिटीज, दैट मीन्स अमेरिका, फ्रांस, यूके. एंड देन उसके बाद जो है आप फर्दर वही पैसा जो है वो बेल आउट पैकेजेस की फॉर्म में आगे प्रोवाइड करते हैं. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इम्पैक्ट जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर जो एक पड़ा है, एक उनके ऊपर डेंट नजर आया है, जिसकी वजह से हमें पता चला है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस किस तरह से कोविड-19 में कंप्लीट फेलियर थी. देन अगर मैं आपको बताऊं तो कोरोना ने एक पॉलिटिकल पेंडेमिक जो है वो क्रिएट किया है. क्यों पॉलिटिकल पेंडेमिक क्रिएट किया है? क्योंकि उनको पता चला है कि political depression because democracy was a complete failure in COVID-19. This is why एक political depression भी create हुआ, लोगों का अपनी sitting governments के against आपको एक rift नजर आया है और उस rift की वजह से a lot of repercussions are being faced by the sitting governments. इसमें आप केस स्टडी कोट कर सकते हो, यूएस की कोट कर सकते हो, उसमें आप केस स्टडी यूएस की कोट कर सकते हो, उसमें आप केस स्टडी. और इसके अलावा जो है आप इसमें मल्टीपल केस स्टडीज जो हैं वो यूरोपियन साइड पे भी इटली और जर्मनी वगैरह की जो है वो कोट कर सकते हो. तो दैट वाज अ फेलियर फॉर स्पेशली डेमोक्रेटिक एंड कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट्स. उसके बाद बेटा एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है कोविड-19 का, जिसको हमने कवर करना है. इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के अंदर अगर मैं बात करूं तो देयर वाज अ डिस्ट्रप्शन इन ग्लोबल वैल्यू चेन्स. डिस्ट्रप्शन इन ग्लोबल वैल्यू चेन्स का क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब क्लियर कट है, दैट मीन्स के डिस्टर्ब हुई हैं ग्लोबल वैल्यू चेन्स. का एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि बेसिकली किस तरह से ग्लोबल वैल्यू चेन्स जो हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली ग्लोबल वैल्यू चेन्स के अंदर होता ये है, जैसे आईफोन की मैं एग्जांपल कोट करूंगी कि आईफोन एक कंपनी है
उसके 60% स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो बेसिकली बनते हैं चाइना में, फ्रांस में और मल्टीपल कंट्रीज में, एंड देन असेंबल जो है वो अमेरिका में जाके हो रहा है। अब क्योंकि असेंबल वो वहां जाकर होता है, उसकी फाइनल असेंबलिंग वहां होती है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसको कहते हैं पूरा का पूरा, इस पर्सपेक्टिव को हम बोलते हैं जी ग्लोबल वैल्यू चेन पर्सपेक्टिव। अब क्योंकि कोविड-19 के अंदर आपके सॉफ्ट बॉर्डर पॉलिसी सारी डिस्टर्ब हो गई, आपकी हार्ड बॉर्डर पॉलिसी आ गई, आपने बॉर्डर्स को कंप्लीटली जो है वो शट डाउन कर दिया। उसके बाद आपने इसको शट डाउन करने के साथ साथ आपने बॉर्डर्स को जो है वो कंप्लीटली स्ट्रिक्ट कर दिया। फिर आपकी एरोनॉटिकल इंडस्ट्री जो आपकी एयरप्लेन्स के थ्रू आप जो है वो ट्रेड करते हो, उसको आपने बिल्कुल खत्म कर दिया। तो बेसिकली देयर वाज अ कंप्लीट डिस्ट्रक्शन इन ग्लोबल वैल्यू चेन्स। देन आपको नजर आता है बेटा कि किस तरह से मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस और ट्रांसनेशनल कंपनीज जो है वो कोलैप्स कर गई। फिर आपको एक ब्लॉकेड नजर आया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर। फिर एरोनॉटिकल इंडस्ट्री जो है उसका एक पूरा हॉल्ट नजर आया, जैसे टर्किश और ब्रिटिश एयरलाइंस ने ये क्लियरली क्लेम किया है कि हमें नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स जो हैं वो लग जाएंगे इससे निकलने में। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड ट्रेड जो है, जिसको हम वर्ल्ड ट्रेड WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, उसमें एक ब्लॉकेड आपको नजर आया है। देन आपको एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो का जो एक डिफरेंस है दैट इज वेरी क्लियर। अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो वाज एट इट्स पीक। उसके बाद आपको पॉवर्टी और इन्फ्लेशन जो है वो क्लियरली नजर आई है, स्पेशली इन अफ्रीका एंड इन साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं, कॉन्टिनेंट्स, उनकी अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि फूड एंड हंगर क्राइसिस वाज एट इट्स पीक। नेगेटिव ग्रोथ रेशियोज हैं, नेगेटिव ग्रोथ रेशियोज आपको मिलती हैं। फिर आपको प्रोटेक्शनिज्म एज एन एजेंडा जो है वो नजर आया है। प्रोटेक्शनिज्म का मतलब ये होता है टू प्रमोट योर ऑन इंडस्ट्री ऑन प्रोडक्ट्स, क्योंकि आपने बैन कर दिया बाकी तमाम तर प्रोडक्ट्स को, आपने मल्टीपल टैक्स एंड टैरिफ जो है वो इंपोज किए, हार्ड बॉर्डर्स ले आए, तो डेफिनेटली आपने एक डेंट फेस किया उसमें। देन आपको एजुकेशन के ऊपर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट नजर आया है। देयर इज अ न्यू डोमेन जिसको हम वर्चुअल एजुकेशन भी बोलते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन का जो है वो आपको एक ट्रेंड जो है वो रैपिडली नजर आया है। उसके बाद अच्छा, इसमें भी एक बात याद रखिएगा कि इसमें जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं, दैट मीन्स डेवलप कंट्रीज में तो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग था, 5G टेक्नोलॉजी थी, तो उसकी वजह से आपको इतना इशू नहीं फेस करना पड़ा उन डेवलप कंट्रीज को एजुकेशन लेवल पर। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट पाकिस्तान स्पेसिफिकली, इफ आई टॉक अबाउट इंडिया, इफ आई टॉक अबाउट नेपाल, तो वहां पर एजुकेशन और ड्रॉप आउट रेशियो जो है वो इट वाज एट इट्स पीक। वहां पर स्टूडेंट्स का ड्रॉप आउट रेशियो वाज एट इट्स पीक इन पास्ट 15 ईयर्स। पिछले 15 साल में अब तक जो है वो हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेशियो जो है वो स्टूडेंट्स का आपको नजर आया है। देन आपको कोरोना के ईज आउट पैकेजेस में बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आया। जैसे अमेरिका जैसे सुपर जो कंट्रीज हैं, सुपर पावर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छे बेल आउट पैकेजेस जो है वो प्रोवाइड किए। पाकिस्तान जैसे कंट्रीज जो हैं जिनकी अपनी इकोनॉमी क्राइसिस का वो शिकार हैं, ऑब्वियसली वो इतने अच्छे बेल आउट पैकेजेस नहीं प्रोवाइड कर सकते थे। फिर आपको पता होना चाहिए इंपैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के ऊपर इज लाइक अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज किस तरह से था, उसकी रीजन ये है बेटा कि फाइनली एक रिलीफ मिला है पूरी दुनिया को। वो रिलीफ क्योंकि मिला है तो उसकी वजह से आपने ये देखा है कि आपके एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कम हुई है, आपकी वाइल्ड फायर्स जो हैं वो कम रिपोर्ट हुई हैं इस सारे कोविड-19 के पीरियड में, आपकी बुश फायर्स जो है वो कम रिपोर्ट हुई हैं। उसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि एनिमल्स जो हैं जिनकी बहुत सी आपको एक्सटिंक्ट हो चुकी थी, बहुत सी ब्रीड्स वो रिवाइव कर रही हैं। फिर आपका जो ऑब्वियसली डिपेंडेंस ऑन सोशल मीडिया भी एक तरह खैर वो इनहांस की है। तो ये एक्सट्रीम लॉकडाउन्स जो हैं वो फंडामेंटल राइट्स के लिए बहुत अच्छे रहे हैं समहाउ। इसका जो वर्ल्ड डायनामिक्स के ऊपर एक आपको नजर आया है वो भी आपको पता होना चाहिए। चाइना इज कंसीडर्ड एज राइजिंग सुपर पावर। चाइना जो कि बहुत से वर्ल्ड के इकोनॉमिस्ट कंसीडर कर रहे थे कि 2035 तक जो है दैट इज द लीडिंग इकोनॉमी। अब एक नया फैक्ट सामने आया है और वो फैक्ट ये है कि 2028 तक चाइना विल बी द लीडिंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपके पेंडेमिक के दौरान एक सिविलियन लिटरेसी एनहांस की है रिगार्डिंग हेल्थ डोमेन स्पेसिफिकली। आपका जो एयर इंडेक्स है वो बेहतर हुआ, उसकी क्वालिटी इंप्रूव हुई है। और इसके अलावा आपको ओजोन डिप्लेशन जो है दैट वाज ऑन हॉल्ट, वो नहीं हुई आपकी। उसके बाद आपकी नेशनल इकोनॉमीज जो हैं उनमें आपको एक बूम नजर आया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपका ऑनलाइन बिजनेस का ट्रेंड है, एंटरप्रेन्योरशिप का ट्रेंड है, आपके ऑनलाइन बिजनेसेस का जो ट्रेंड है जिसमें आपके बड़े स्मॉल लेवल की इंडस्ट्रीज भी आती हैं। जैसे एक बच्ची है वो घर रहती है, उसने एक पेज बनाया है और उसके ऊपर जो है वो बेसिकली उसने उस पेज के ऊपर जो है वो ऑब्वियसली एज अ ब्रांड जो है अपने पेज को इस कोविड-19 के पीरियड के दौरान उसको बहुत बेनिफिट्स हुए हैं। ये एक बेसिक एग्जांपल थी आप लोगों को समझाने के लिए।
अच्छा, बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि जो बाइडेन की फॉरेन पॉलिसी, अच्छा जो बाइडेन की जो फॉरेन पॉलिसी है बेटा, उसमें आपको ना अगर आपको उसके तकरीबन 8 पॉइंट्स अगर आपको याद हैं ऑन योर फिंगर टिप्स, तो आपको कोई मसला नहीं होगा। उन 8 पॉइंट्स के अंदर पहला पॉइंट है, पहला जो उसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो बाइडेन ने क्लियरली ये स्टैंड लिया है ऑन इस्लामोफोबिया। आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि आपने पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का एग्जाम देना है। तो इस्लामोफोबिया के ऊपर आप बताइएगा कि उसने क्लियरली कहा है कि इस्लाम इज कंसीडर्ड एज एंड रिलीजन, और मुस्लिम्स को उसी तरह की रिस्पेक्ट नहीं मिलनी चाहिए जिस तरह बाकी रिलीजन्स के जो सिटीजन हैं या जो उसकी आइडेंटिटी के लोग हैं, रिलीजियस आइडेंटिटी के, उनको मिलती है। तो इस्लामोफोबिया के ऊपर उसका स्टैंड बड़ा डिफरेंट रहा है। सेकेंडली आपको पता होना चाहिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बाइडेन के हवाले से, वो ये है कि वो ब्लैक्स के ऊपर बहुत रिफॉर्म्स करने जा रहा है। उसने कहा है कि ब्लैक्स जो बहुत सब्जुगेटेड कम्युनिटी है अमेरिका के, और वो अभी तक कंसीडर करते हैं कि हमें राइट्स नहीं मिले, उनको वो प्रॉपर राइट्स वगैरह देने जा रहे हैं। थर्डली जो है उसने पर आवर जो है, पहले $7 to $8 जो है वो इनकम थी, पर आवर काम करने के मिलते थे, उसने कहा है वो $15 to $16 कर देगा पर आवर। अच्छा, उसके बाद जो आपको पॉइंट पता होना चाहिए रिगार्डिंग जो बाइडेन, वो ये है कि वो क्योटो प्रोटोकॉल के बाद जितने भी एग्रीमेंट्स होने जा रहे हैं रिगार्डिंग क्लाइमेट, वो कह रहा है कि अमेरिका इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ दैट स्पेसिफिक एनवायरमेंटलिस्ट प्रोजेक्ट्स और एग्रीमेंट्स। देन आपको पता होना चाहिए अफगान पीस प्रोसेस के ऊपर उसका स्टैंड बहुत स्ट्रांग है कि हमने वॉर को एरेडिकेट करना है। उसके बाद आपको ये भी स्टैंड पता होना चाहिए कि ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को वो रीथिंक करेगा। माइट बी देयर इज गोना बी अनदर एग्रीमेंट बिटवीन ईरान एंड अमेरिका। उसके बाद अमेरिका जो है वो ऑब्वियसली जो ट्रेड वॉर है अपनी चाइना के साथ, उसको ऑन पॉज लेकर जाना चाह रहा है, बिकॉज देयर वाज अ स्टेटमेंट ऑफ जो बाइडेन जिसमें उसने क्लियरली कहा कि रशिया इज योर एनिमी, चाइना इज योर कंपिटिटर, एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ कंपिटिटर एंड एनिमी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टैंड है। तो ये कुछ पर्सपेक्टिव्स हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको पता होना चाहिए ओबामा हेल्थ केयर प्रोग्राम था, उसको दोबारा से जो बाइडेन रिवाइव करने जा रहा है। तो बेसिकली जो बाइडेन की पॉलिसी बाय एंड लार्ज वही है जो बेसिकली डेमोक्रेट्स की है, ठीक है, जो डेमोक्रेट्स की रही है जैसे कि ओबामा के पीरियड में। तो दिस इज द थिंग। कुछ बच्चों का सवाल आ रहा है इंडिया के ऊपर। देखो बेटा, इंडिया के ऊपर एक स्टैंड को याद रखिएगा कि हमेशा याद रखिएगा कि जितनी आपकी एक्सट्रीमिस्ट ऑपरेसिव रेजीम्स होती है ना, उनका आउटकम एट द एंड यही होता है। उसको मैं 5 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करूंगी। पहला पॉइंट, इकोनॉमिक डिटोरिएशन। आप इकोनॉमिकली कोलैप्स करते हो बिकॉज आपकी सिचुएशन जो है ना वो बेसिकली इट इज नॉट ऑल वेदर फ्रेंडली। आपके एक हाइपर नैरेटिव्स क्रिएट हो रहे होते हैं, रेसिज्म प्रमोट हो रहा होता है, तो दैट एनवायरमेंट इज नॉट गुड फॉर इकोनॉमी। इंडिया को भी रिपरकशन फेस करनी पड़ेगी ड्यू टू बीजेपी, भारत जनता पार्टी। सेकेंडली आपको पता होना चाहिए आपकी जो डेमोक्रेसी है दैट इज गोना बी एक्सट्रीमली डिस्टर्ब। वही इंडिया में भी हो रहा है। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की सिचुएशन में हमने वो नोटिस किया। फिर जो रिसेंट वहां पर आपको एक स्ट्राइक्स नजर आ रही हैं, वहां पर फार्मर प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं, उसमें हमने जो है वो ये नोटिस किया। अच्छा, थर्डली ये होता है देयर इज अ रिफ्ट अगेंस्ट द, देयर इज अ स्ट्राइक्स, रिफ्ट कह लें, आपकी गवर्नमेंट में आपको नजर आता है पीपल हेट देयर गवर्नमेंट। नॉट ऑल पीपल, ऑब्वियसली जो उसके हाइपर नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं वो नहीं, ऑल अदर पीपल, तो वो आपको एक नजर आता है। देन देयर इज अ मिसट्रस्ट बिटवीन द गवर्नमेंट, बिटवीन द सिटिंग गवर्नमेंट, एक मिसट्रस्ट आपको नजर आता है, और आपको जो दूसरे गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें एक रिफ्ट नजर आता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोपेगेंडास जो हैं वो आप फेक प्रोपेगेंडास वगैरह को प्रमोट करते हो अपने आप को स्ट्रेंथ आउट करने के लिए, या फिर ये साबित करने के लिए कि और गवर्नमेंट इज द बेस्ट गवर्नमेंट। तो इंडिया में भी आपको सो फार जो करंट सिचुएशन ऑफ में ये 5 to 6 पॉइंट्स बड़े क्लैरिटी के साथ जो है वो नजर आ रहे होंगे, ठीक है। देन आपका हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज पोस्ट अफगान पीस प्रोसेस। आपका नेक्स्ट टॉपिक है जी पोस्ट अफगान पीस प्रोसेस। पोस्ट अफगान पीस प्रोसेस का मतलब ये है कि अगर अफगान पीस प्रोसेस सक्सेसफुल होता है तो उसके बाद हमें क्या चीज देखने को मिलेगी, और अगर पोस्ट अफगान पीस प्रोसेस सक्सेसफुल होता है तो उसके बाद व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान स्पेसिफिकली एंड ब्रॉडली फॉर साउथ एशिया। मतलब ब्रॉडर लेवल पर साउथ एशिया के लिए क्या हो सकते हैं, और स्मॉलर लेवल पर अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान के लिए क्या हो सकते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि अफगान पीस प्रोसेस जो है वो ओबामा के टाइम पीरियड पे स्टार्ट हुआ था, और पाकिस्तान में इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि पाकिस्तान ने मरी टॉक्स में जो है मरी टॉक्स को इनिशिएट करवाया। देन आपकी क्वाड्रिलेटरल टॉक्स होती हैं जिसमें रशिया वगैरह भी जो पार्टनर बनते हैं, और उसके बाद फाइनली आपकी दोहा राउंड टॉक्स का जो है वो प्रोसेस स्टार्ट होता है।
दोहा राउंड टॉक 1, देन दोहा राउंड टॉक 2 का जो आपको प्रोसेस है वो मिलता है। अच्छा बच्चों, इसके प्रोस्पेक्ट्स जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट्स अ लॉन्ग गोइंग वॉर। और अगर थोड़ा सा मैं हिस्ट्री का एक वन लाइनर आपको एक्सप्लेन करूं तो 1979 के बाद से जो है अफगानिस्तान की सिचुएशन इज लाइक अ वॉर। उसकी वॉर सिचुएशन इसलिए है कि वहां पर ऑब्वियसली दो सुपर पावर्स ने पहले फाइट की, उसे एक बफर स्टेट के तौर पे ट्रीट किया। अच्छा, देन आपको उसके बाद जो टाइम पीरियड नजर आता है उसकी अगर मैं बात करूं तो वो आपको नजर आता है 2001 के बाद, जब वहां पर वॉर ऑन टेरर स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, अब करंटली इसके प्रोस्पेक्ट्स फॉर अफगानिस्तान हम देख लेते हैं। पहला है रिवाइवल ऑफ डेमोक्रेसी इन अफगानिस्तान। डेफिनेटली अफगानिस्तान में रिवाइवल ऑफ डेमोक्रेसी के 5 मतलब बनते हैं, 5। ठीक है, पहला मतलब यह है कि रिवाइवल ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब है सिविलियन सुपरमेसी। सिविलियन सुपरमेसी का मतलब है सिविलियंस आर गोइंग टू राइज और उनकी जो नीड्स हैं वो प्रोटेक्ट होंगी। सेकेंडली, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। वहां पर फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट होंगे, दैट मीन्स बेसिक नेसेसिटीज आर गोइंग टू बी फुलफिल्ड। ठीक है। थर्डली, आपको जो चीज नजर आती है दैट इज स्ट्रॉन्ग जुडिशरी, तो वहां पर जो जरगा कल्चर है दैट इज गोइंग टू बी एरेडिकेटेड। फोर्थली, जो बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है दैट इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन विल बी एरेडिकेटेड। वहां पर जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है दैट इज गोइंग टू बी एरेडिकेटेड, विच इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एरेडिकेशन ऑफ मदरसा कल्चर। वहां पर जो एक्सट्रीम कल्चर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है जब मदरसा कल्चर एरेडिकेट होगा तो वहां पे रिवाइव होगी एजुकेशन, एक्चुअल एजुकेशन या यूनिवर्सल एजुकेशन। वो स्टैंडर्ड जो यूनाइटेड नेशंस बताता है, यूनिसेफ बताता है, यूनेस्को बताता है, जिसको आप मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में साइन करते हैं या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, एसडीजीज के अंदर। तो दीज आर द 5 मेजर पर्सपेक्टिव ऑफ डेमोक्रेसी रिवाइवल इन अफगानिस्तान। देन सेकेंडली, दे आर गोइंग टू बी द सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का मतलब ये होता है कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, वहां पर रोड्स कंस्ट्रक्ट होंगी। देन वहां पर आपके सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का मतलब ये है बच्चों कि वहां पर एवरी कम्युनिटी इज बीइंग प्रोटेक्टेड। उसके बाद आता है जो थर्ड इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है दैट इज पीस एंड प्रोस्पेरिटी इन अफगानिस्तान एंड फॉर द रीजन। अगर ये सक्सेसफुल होती है टॉक्स तो उससे पीस आएगा बेसिकली विद इन अफगानिस्तान। वहां पर जो सुसाइड बॉम्बिंग कल्चर है वो खत्म होगा, टारगेट किलिंग वहां पर खत्म हो जाएगी, वहां पर जो आपको एक रेप कल्चर या रेप के जो इंसिडेंट्स जो है वो मिलते हैं वो खत्म हो जाएंगे और वहां पर पीस जो है वो प्रिवील करेगा। एंड इट विल क्रिएट अ लॉन्गर पीस इन द रीजन एज वेल, क्योंकि साउथ एशिया एक ऐसा रीजन कंसीडर होता है जिसको टेररिस्ट एक्टिविटीज में टॉप में कंसीडर किया जाता है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए साउथ एशिया के अंदर करंटली जो सबसे बड़े इश्यूज हैं लैक ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के या लेस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के, वो हैं ही ये कि ऑब्वियसली दैट इज ड्यू टू द टेररिज्म फैक्टर। तो वो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड। अच्छा, उसके बाद आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है बच्चों वो नजर आती है दैट इज इनहैंस्ड ट्रेड इन द रीजन। आपकी जो ट्रेड है दैट इज गोइंग टू बी इनहैंस इन द रीजन एंड स्पेसिफिकली इन अफगानिस्तान। तो वो जब ट्रेड इनहैंस करेगी तो उसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस जो है वो आपकी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज पे आएगा, आपकी इकोनॉमी स्टेबलाइज हो जाएंगी। आपकी ट्रेड का मतलब है आपकी टूरिज्म इंडस्ट्री को भी बूम मिलेगा। और टूरिज्म सेक्टर वो है जो कि स्ट्रॉन्गर कंट्रीज की अगर मैं बात करूं तो वहां पर 10 to 12% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। और यहां पर आपको पता है नेपाल, पाकिस्तान, अभी रिसेंटली अली सतपारा केस आप सुन रहे होंगे, तो आपके पास तो इतने टूरिज्म के सेक्टर्स मौजूद हैं, माउंटेन्स मौजूद हैं, फिर आपके पास हिमालयाज, तो देयर इज अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव, तो वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए इंटरकनेक्टिविटी ऑफ द रीजन इज गोइंग टू बी इंप्रूव। सॉफ्ट बॉर्डर पॉलिसी जो है वो इंप्लीमेंट होगी। जब सॉफ्ट बॉर्डर पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी इट इज क्रिएट अ ग्रेट बेटरमेंट फॉर द होल रीजन। उसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंटली पता होना चाहिए इंडेडिकेशन हो जाएगी इंट्रा अफगान क्राइसिस की। इंट्रा अफगान क्राइसिस का मतलब ये होता है बेटा कि विद इन अफगानिस्तान जो आपके वॉर्ल्ड लॉर्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो ट्राइबल हेड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो आपको नजर आएगा ऑब्वियसली। तो उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है ऑब्वियसली इंटरकनेक्टिविटी ऑफ द रीजन के अंदर एंड स्पेशली देन एरेडिकेशन ऑफ इंट्रा अफगान टॉक्स। उसके बाद बेटा आपको वहां पर 3 M's जो है उनकी एरेडिकेशन नजर आती है। 3 M's, मौलवी, मदरसा, मर्डरिंग। मौलवी, मदरसा, मर्डरिंग, ये 3 M's जो है वो वहां पर एरेडिकेट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले 3 D's का बताया है। देन कुछ चैलेंजेस हैं जो आपको नजर आते हैं रिगार्डिंग ऑब्वियसली पोस्ट अफगान पीस प्रोसेस या अफगान पीस प्रोसेस के हवाले से। तो पहला जो चैलेंज है वो है हेजमोनिक इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका। जैसे कि रिसेंटली जो बाइडन ने भी कहा
कि वहां से अपनी फोर्सेस के विड्रॉ करवाने के बाद भी मैं वहां पर अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के हब्स को ओपन रखूंगा, या अपनी ऑर्गेनाइजेशन से मुराद है इंटेलिजेंसिया, इंटेलिजेंस के जो लोग हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे। देन आपको रिसेंटली री एमर्जेंस ऑफ रशिया हो रहा है, उसके साथ ही रशिया के दोबारा से इंटरेस्ट जो है वो री एमर्ज कर रहे हैं इन अफगानिस्तान, जिसकी वजह से अफगानिस्तान का पीस जो है वो दोबारा डिटोरिएट कर सकता है। देन ऑब्वियसली डोमिनेंस ऑफ चाइना इन साउथ एशिया रीजन, और उसको किस तरह से अफगानिस्तान के रूट्स की जरूरत है ताकि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स तक जो है वो अपनी एक्सेस स्ट्रॉन्ग कर सके। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव। देन आपको एक और पर्सपेक्टिव पता होना चाहिए इंडिया का नेगेटिव रोल, क्योंकि इंडिया जो है वो बेसिकली अफगानिस्तान के लैंड को एज अ प्रॉक्सी और बफर लैंड यूज करना चाहता है अपने इंटरेस्ट के लिए, ताकि वो पाकिस्तान को जो है वो डिटोरिएट कर सके, पाकिस्तान के पीस को डिस्टर्ब कर सके, अक्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है वो क्रिएट कर सके। उसके बाद आपको इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी ऑफ अफगानिस्तान बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमिकली अगर आप स्टेबल नहीं है तो आपका पीस जो है वो लॉन्गर टाइम के लिए सस्टेन नहीं कर सकता। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव। देन अफगान रेफ्यूजी डिलेमा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान में अफगान रेफ्यूजीज को देखा जाए तो वो 6.5 लाख से भी ज्यादा हैं। तो हाउ दे आर गोइंग टू बी सेटल डाउन, या उनको किस तरह से सेटल डाउन किया जाएगा। देन आपका आता है ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो एक इशू है रिगार्डिंग अफगानिस्तान, उसको कैसे सॉल्व आउट किया जाएगा। देन आपका लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाटर वॉर्स का जो क्राइसिस है वो किस तरह से सॉल्व आउट होगा इन पोस्ट अफगान पीस प्रोसेस, क्योंकि आपको रिसेंटली एक और बात बताती चलूं कि काबुल रिवर से जो है वो नौशहरा पेशावर की ऑलमोस्ट 100% पॉपुलेशन जो है वो ना सिर्फ उसके वाटर को डोमेस्टिकली यूज करती है, बल्कि अलॉन्ग विद दैट बेटे उस वाटर को जो है वो यूटिलाइज किया जाता है फॉर द एग्रीगेरियन इकोनॉमी भी, और इसके साथ साथ जो है इंडस्ट्रियल यूजेज भी होता है। तो अगर कोई एग्रीमेंट साइन नहीं होता तो पोस्ट अफगान पीस प्रोसेस के अंदर किस तरह से अगेन जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है इंडिया जो है पाकिस्तान के साथ, और फिर अगर वाटर वॉर्स होती हैं तो उसके रिपरकशंस क्या होंगी। तो ये जो है पोस्ट अफगान पीस प्रोसेस के अंदर आपको मल्टीपल एक्टर्स का जो है मैंने रोल एक्सप्लेन किया है। राइट, इज इट क्लियर मेरे प्यारे बेटों और बेटियों? यहां तक पोस्ट अफगान पीस प्रोसेस क्लियर हुआ? गुड इनफ। अब तक हमने जो टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, हमने कोविड-19 को किया है, हमने अब्राहम अकॉर्ड्स को कर लिया है, जो बाइडेन की पॉलिसी को कर लिया है, इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, पोस्ट अफगान पीस प्रोसेस के ऊपर कर दिया है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बेटा कलभूषण एग्जाम्पल के बेसिकली बॉर्डर क्रॉस करके, क्योंकि पॉरस बॉर्डर का इशू है बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, तो वहां से इंडिया के लिए आसान है टेररिस्ट को यहां भेजना। ये जो टॉपिक्स कर रहे हैं दीज आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड एसेज एज वेल, नो वरीज एट ऑल। टॉपिक्स मैंने कवर ही वो करवाए हैं जी। चले लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द लास्ट टॉपिक। पाक यूएस रिलेशन से बेटा इंप्रूव होंगे ना, क्योंकि अगर अफगानिस्तान से यूएस निकलता है तो बाद में अफगानिस्तान में लॉन्गर पीस के लिए और सस्टेनेबिलिटी के लिए उनको जरूरत पड़ेगी इवेंचुअली पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के साथ इसीलिए तो जो बाइडेन रिवाइवल ऑफ रिलेशंस की बात करता है। रशिया का इंटरेस्ट सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के कॉनोटेशन में है बेटा। जी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर ही हम मूव कर रहे हैं नाउ, और लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज बेसिकली फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान एंड व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ इट। अच्छा, फॉरेन पॉलिसी के डायमेंशंस की अगर मैं जल्दी से इसको रिवाइज करवाऊं आपको बेटा, तो आपको पता होना चाहिए कि फॉरेन पॉलिसी ग्लोबलाइजेशन या ग्लोबल वर्ल्ड जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती विदाउट द प्रोसेस ऑफ फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। उसके बाद आपकी एरिडिकेशन ऑफ वॉर्स की अगर बात की जाए तो उसमें फॉरेन पॉलिसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी के थ्रू ही आप मल्टीपल एग्रीमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट कंट्रीज के साथ साइन करते हो, कोलैबोरेट करते हो डिफरेंट स्टेट्स के साथ, इकोनॉमिक कोलैबोरेशन करते हो, फिर आप मल्टीपल एग्रीमेंट साइन करते हो। तो दिस इज द थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है विद रेफरेंस टू फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी जो है उसके भी मेजरली अगर पर्सपेक्टिव्स की बात की जाए तो बेटे पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव्स हैं उसके, जिसका पॉलिटिक्स में रोल होता है। देन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स हैं जिसमें इकोनॉमिकली आप डील करते हो, जैसे कि सीपैक वगैरह। पॉलिटिकली बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए बेटा यूएन यूनाइटेड नेशन इटसेल्फ एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। फिर आपका रिलीजियस पर्सपेक्टिव आता है, जैसे कि केएसए वगैरह के साथ या ईरान के साथ आपके रिलेशनशिप्स की अगर बात की जाए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव होता है आपकी फॉरेन पॉलिसी का, जैसे कि कम्युनिस्ट वर्सेस कैपिटलिस्ट के टाइम पर बाइपोलैरिटी वर्ल्ड ऑर्डर के दौरान था।
तो दिस इज द थिंग। उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी करंटली 21st सेंचुरी में क्या है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुपर पावर्स की। सुपर पावर्स में सबसे इंपॉर्टेंटली आता है आपका यूएसए। यूएस के साथ करंटली पाकिस्तान ने मिलिट्री एग्रीमेंट्स जो है वो साइन किए हैं और मिलिट्री एड जो है वो आपको रिसीव होती है। साथ ही साथ वॉर ऑन टेरर के ऊपर पाकिस्तान सपोर्ट करता है यूएस को। इसके साथ आपको अगर मैं बताऊं तो पाकिस्तान यूएस जो है वो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को। अलॉन्ग विद दैट लीडरशिप प्रोग्राम्स जो है वो कंडक्ट करवाता है, मल्टीपल डिप्लोमास। तो ये कोलैबोरेशन है आपकी यूएस के साथ। यूएस को आपने बायपोलैरिटी वर्ल्ड ऑर्डर के टाइम पे अगेंस्ट रशिया सपोर्ट किया और करंट टाइम पे अगर मैं बात करूं तो वॉर ऑन टेरर में पाकिस्तान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और जो बाइडेन जो है वो रीथिंक कर रहा है पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशंस को। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है रशिया। रशिया के साथ अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो वो है जी, रशिया के साथ है जनाब आरपैक, रशियन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। रशिया भी बेसिकली यूटिलाइज करना चाह रहा है आपके सीपैक के रूट को, क्योंकि रशिया इटसेल्फ एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और उनको अपने ऑयल और एनर्जी रिसोर्सेज की ट्रेड के लिए एक रूट की जरूरत पड़ती है। सेकेंड थिंग इज शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ के ऊपर जो है पाकिस्तान कोलैबोरेट कर रहा है रशिया के साथ और रशिया और चाइना के साथ आपकी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो हैं वो चल रही हैं। उसके बाद चाइना के साथ हमेशा से आपके रिलेशंस अच्छे रहे हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की जाए या फिर आपके प्रीवियस हिस्ट्री की बात की जाए तो चाइना के साथ आपके टाइज फ्रॉम द वेरी बिगनिंग स्पेशली इन द 21st सेंचुरी आपके और ज्यादा पीक पर गए हैं। वाई इज दैट सो? बिकॉज आपने सीपैक को 2013 में साइन कर लिया, देन आपने एरोनॉटिकल इंडस्ट्री के ऊपर अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, एवरी पर्सपेक्टिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, उसमें आप चाइना के साथ अपने एग्रीमेंट्स को साइन कर चुके हो। यूके की बात की जाए तो यूके स्पेशली आफ्टर ब्रेक्सिट की जो सिचुएशन है वहां पर यूके ने एक नई जो है फॉरम इंट्रोड्यूस करवाया है जिसको कहा जा रहा है पाकिस्तान एंड यूके इंटेलेक्चुअल कॉरिडोर, जिसमें स्पेसिफिकली स्कॉलरशिप प्रोवाइड किए जाएंगे पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको। और इसके साथ साथ जो है स्कॉलरशिप के टायर्स वो चेंज कर रहे हैं तो आपके लिए सिटीजनशिप एक्वायर करना आसान हो रहा है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान के जो टेक्निकल वीजा पॉलिसी है यूके की वो पाकिस्तान के साथ चेंज होने जा रही है और स्पेशली वहां पर डॉक्टर्स की जो मार्केट है वो बहुत ज्यादा एक्सपैंडेड है, बहुत एक्सपैंडेड है। उसके बाद हम आ जाते हैं रीजनल कंट्रीज के ऊपर, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। रीजनल कंट्रीज के अंदर इंडिया के साथ जो है वो आप अपने पॉलिटिकल निगोसिएशंस को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, टेबल टॉक्स को, स्पेशली विद रेफरेंस टू कश्मीर क्राइसिस। और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने प्रीवियस टाइम्स के अंदर भी स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी को जो है वो यूज किया था। साथ ही साथ आपने रिलीजियस डिप्लोमेसी को जो है वो यूटिलाइज किया है, जिसमें एक बड़ा कॉमन नाम हमें मिलता है करतारपुर कॉरिडोर पीस जेस्चर, जिसको आपने करने की कोशिश की है ताकि इंडिया के साथ रिलेशनशिप्स को रिवाइव किया जा सके। उसके बाद आपके जो मेजर रिलेशनशिप्स हैं वो हैं ईरान के साथ बेटा आप अपने दोबारा रीवेंचर करने जा रहे हो अपने रिलेशनशिप्स को। आईपी गैस लाइन प्रोजेक्ट हो उसको आप रिवाइव कर रहे हो, देन चाबहार प्रोजेक्ट के थ्रू आप रिवाइव कर रहे हो। इंटरप्रेन्योरशिप को एनहांस करने की कोशिश की जा रही है विद ईरान। चाबहार पोर्ट के बाद गवादर, चाबहार और चाइना, ये ट्रायलैटरल प्रोजेक्ट जो है वो बनने जा रहा है। तो इस तरह आपके रीजनल कंट्रीज में से ईरान के साथ भी रिलेशनशिप्स जो हैं वो आप रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं और क्योंकि वो आपका रिलीजियस कंट्री भी है और एक ऑब्वियसली आपके हिस्टोरिकल टाइज भी हैं और इमीडिएट नेबर में भी आता है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान पीस डील में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अफगान रिफ्यूजीज को हमने बहुत लंबे अरसे से केटर किया हुआ है। देन आपके अगर बात की जाए आपकी एथनिक रेसेस की वजह से भी आपकी अफगानिस्तान के साथ एक इमीडिएट रिलेशनशिप है। बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए आपको एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर पाकिस्तान की बात की जाए करंट टाइम्स के अंदर जो न्यू वेंचर्स पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी के थ्रू एक्सप्लोर कर सकता है तो वो बेसिकली तांस कंट्री के साथ पाकिस्तान के रिलेशनशिप हैं जिनको हम सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स भी बोलते हैं। उसके बाद पाकिस्तान मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर अपना बहुत स्ट्रांग रोल प्ले कर सकता है। किस तरह से कर सकता है बेटा कि वो इस तरह कर सकता है कि इस्लामिक मिलिट्री अलायंस को एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ जो है वो हेड कर रहे हैं। और फिर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर आपका इजराइल के बारे में स्टैंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ईरान के साथ आपका रिवाइवल ऑफ रिलेशनशिप। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इमरान खान के गवर्नमेंट में आने के बाद या पीटीआई के आने के बाद उनका क्लियर कट स्टैंस है कि हमारी लैंड या पाकिस्तान की लैंड किसी भी मुस्लिम कंट्री के अगेंस्ट यूज नहीं की जाएगी। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव। और उसके बाद आपका अरब कंट्रीज के साथ पाकिस्तान जो अपने वेंचर्स को एक्सप्लोर कर सकता है, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं, अगर चैलेंजेस की बात की जाए फॉर इंस्टेंस,
तो वो ये है कि किस तरह से पाकिस्तान जो है वो केएसए और ईरान के दरमियान एक बैलेंस क्रिएट करेगा। दैट इज करंटली द बिगेस्ट चैलेंज फॉर द सिटिंग गवर्नमेंट, कि किस तरह से किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान जो है वो एक बैलेंस रिलेशनशिप को क्रिएट करेंगे, क्योंकि इसी तरह से पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्गर रोल प्ले कर सकता है ओआईसी के अंदर, जीसीसी के अंदर, और जो मल्टीपल सेक्टेरियन एथनिक इश्यूज हैं अमंग मुस्लिम उम्मास के अंदर। उसके बाद पाकिस्तान के लिए जो सेकंड मेजर चैलेंज है इन 21st सेंचुरी, दैट इज कि वो यूएस से और चाइना के दरमियान एक बैलेंस कैसे मेंटेन करेगा। चाइना के साथ हमारा सीपैक वगैरह साइन हो चुका है और एट द सेम टाइम हम वॉर ऑन टेरर के ऊपर यूएसए को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो किस तरह से जो है वो दोनों कंट्रीज एक दूसरे से एक बैलेंस जो है पाकिस्तान क्रिएट करेगा। उसके बाद पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा चैलेंज है वो ये है कि बेसिकली किस तरह से पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री के टैग को जो है वो एरेडिकेट करने जा रहा है, वो किस तरह से अपना सॉफ्ट पावर इमेज जो है वो क्रिएट करेगा। पाकिस्तान के अगेंस्ट जो फेक प्रोपेगेंडास हैं उनको किस तरह से हम एरेडिकेट करेंगे। उसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो एक क्राइसिस है करंट सिचुएशन में वो है कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर हमारा स्टैंड। कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर बेटा याद रखिएगा कि पाकिस्तान जितनी रीजनल वेंचर्स हैं और जितने इंटरनेशनल आपके पास फॉरम्स अवेलेबल हैं, हम उनको जो है वो एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर इस केस को हमने हाईलाइट किया, फिर यूएन ह्यूमन राइट्स चार्टर में किया, फिर शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को हम एज अ फॉरम यूज कर रहे हैं, सार्क को हम यूज कर रहे हैं, और इवन तो हमने 1-to-1 इंडिया के साथ भी बायलैटरल टॉक्स की जो है वो बात की है टू सॉल्व आउट द इश्यू ऑफ कश्मीर एंड टू बी मोर प्रिसाइजली कि हम कश्मीरीज के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो पाकिस्तान का करंटली जो सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट चैलेंज है वो ये भी है कि अफगान पीस प्रोसेस के अंदर और पोस्ट अफगान पीस प्रोसेस के अंदर पाकिस्तान किस तरह से हैंडल करेगा सिचुएशन को। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पाकिस्तान किस तरह से फुलफिल करेगा डिमांड्स को और अपनी फॉरेन पॉलिसी को किस तरह से चार्ट आउट करेगा अकॉर्डिंग टू दिस स्पेसिफिक प्रॉब्लम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाकिस्तान अगर अपनी फॉरेन पॉलिसी को न्यूट्रल लेवल पर लेकर आता है तो पाकिस्तान ना सिर्फ पॉलिटिकली स्ट्रांग हो सकता है बल्कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग हो सकता है। हम अपने एनर्जी क्राइसिस को भी खत्म कर सकते हैं, एरेडिकेट कर सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान जो है अपनी वीजा रैंकिंग को जो है वो इंप्रूव कर सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान अपने टूरिज्म के थ्रू अपने टूरिज्म का वेंचर को जो है वो हम एक्सपैंड कर सकते हैं और हमें टूरिज्म से ही जो है वो तकरीबन बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो एनुअली आ सकते हैं। साथ ही साथ इंटरनेशनल एरेना के ऊपर पाकिस्तान अपनी पोजीशनिंग को जो है वो बेहतर कर सकता है। इसके अगर ये सब होता है तो डेफिनेटली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको एक बूस्ट नजर आएगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बच्चों, अगर मेरे प्यारे बेटों और बेटियों, अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंप्रूव होती है तो डेफिनेटली आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर आपको एक बूस्ट नजर आता है। अगर आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेफिसिट जो है वो खत्म होता है तो डेफिनेटली फॉरेन डेट क्राइसिस से जो है वो आप आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ सकते हैं। उससे पॉवर्टी और इन्फ्लेशन खत्म होगा। फिर साथ ही साथ पाकिस्तान की डीवैल्यूएशन ऑफ रुपीज जो है पाकिस्तान की, वो भी जो है वो ऑब्वियसली डीवैल्यूएशन ऑफ रुपीज डॉलर के कंपैरिजन में वो भी बेहतर हो सकती है। तो दीज आर ऑल द डायमेंशंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी के ये प्रोस्पेक्ट्स हैं अगर पाकिस्तान अचीव कर लेता है उन सब तमाम तर चीजों को। तो करंटली ये आज के टॉपिक्स थे जो मैंने आपको कवर करवाए। इट वॉज अ रिवीजन सेशन और रिग्रेस जो है वो रिवीजन करवाई है ताकि आप लोगों को इन योर पेपर ये चीजें हेल्प आउट करे। इन चीजों को कवर करवाने की रीजन ये थी ताकि आप लोगों को एक हेल्प मिल जाए किप्स के फॉरम और प्लेटफॉर्म की तरफ से। कोविड-19 को हम शुरू से दोबारा देख लेते हैं बेटा। मैंने जो चीजें कवर करवाई हैं, मैंने आपको पहला जो टॉपिक आज कवर करवाया वो आपका मिडिल ईस्टर्न क्राइसिस था, उसकी डायमेंशंस विद रेफरेंस टू अब्राहम अकॉर्ड एंड पाकिस्तान का रोल क्या हो सकता है, अब्राहम अकॉर्ड की डिटेल्स क्या हैं। फिर हमने कोविड-19 को जो है वो इन डिटेल कवर किया, उसकी रीजनल और ग्लोबल पर्सपेक्टिव को, स्पेशली उसका पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, उसका इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव हमने देखा, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हाउ इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट टॉपिक कवर किया है वो आपको पता होना चाहिए। कोविड-19 के बाद मैंने आपको पोस्ट अफगान पीस प्रोसेस की जो आउटलाइन है या हेडिंग्स है उनको डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस किया, एंड उसके साथ जो बाइडेन की फॉरेन पॉलिसी क्या हो सकती है क्योंकि आप लोग पूछ रहे थे, इंडिया की क्या हो सकती है उसके ऊपर हमने बात कर ली, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर उसकी डिटेल्स क्या हैं हमने उसके ऊपर बात कर ली। तो
दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप इस सेशन से आपको हेल्प हुई होगी। जी, एनी क्वेश्चंस? यूएन के रिफॉर्म के लिए एक ही बात याद रखिएगा, वीटो कल्चर को जो है वो एरेडिकेट करने की जरूरत है। इफ यू एरेडिकेट वीटो कल्चर तो यूएन के सारे प्रॉब्लम्स जो है वो खत्म हो जाएंगे। सिर्फ वीटो डायलेमा या वीटो कल्चर को जो है वो खत्म करने की जरूरत है। यूएन के लिए मैंने बता दिया। जो बाइडेन की पॉलिसी बेटा मैंने ऑलरेडी बताया है, इट इज सेम लाइक ओबामा। ये बिल्कुल ओबामा की तरह है। ओबामा जिस तरह से उसने ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन की डील साइन की, देन एशियन डेवलपमेंट बैंक को $27 बिलियन से भी अबव की उसने एड प्रोवाइड की, डेवलपमेंट ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज की उसने बात की, फिर ही वाज अ पार्ट ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, फिर वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट कर रहे थे वो लोग। देन ओबामा हेल्थ केयर प्रोग्राम्स को उसने जो है वो हाईलाइट किया था, ब्लैक के राइट्स की जो है वो बात की थी। तो दिस इज द थिंग। तो यही मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है। कश्मीर के कॉन्फ्लिक्ट को एरेडिकेट करने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए बेटे मैंने आपको बताया था, वो मैंने आपको बताया है सार्क, एससीओ, यूनाइटेड नेशंस, यूएन ह्यूमन राइट्स, उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये मैंने आपको बताया है। आईपी बेटा ईरान पाकिस्तान, पहले ये आईपीआई था, ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन प्रोजेक्ट, अब इंडिया से निकल चुका है और ये आईपी रह गया है, ईरान पाकिस्तान गैसलाइन प्रोजेक्ट। ईरान की साइड से ये कंप्लीट हो चुकी है। पाकिस्तान के पास इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से इसको कंप्लीशन के पैसे नहीं थे, बट नाउ पाकिस्तान इज सेइंग कि हम आईपी गैसलाइन प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे। इसकी कंप्लीशन के बाद पाकिस्तान गैस क्राइसिस को अपने जो है वो खत्म कर सकता है, क्योंकि हमें आप समझने के बहुत लो प्राइस पे जो है वो ईरान प्रोवाइड करेगा। कोविड का मैंने आपको बताया है, दोबारा से रिपीट कर देती हूं। इसका पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में थ्रेट टू लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, मल्टीलैटरलिज्म का पर्सपेक्टिव, इसके बाद डेमोक्रेसी वर्सेस कैपिटलिज्म की डिबेट, उसके बाद अगर बात की जाए बेटा तो इसमें सॉफ्ट बॉर्डर वर्सेस हार्ड बॉर्डर डिलेमा, ऑब्वियसली डिस्ट्रक्शन फॉर एरोनॉटिकल इंडस्ट्री, देन डिस्ट्रक्शन इन ग्लोबल वैल्यू चेन्स। ग्लोबलाइजेशन के पर्सपेक्टिव में आप इसको कवर करें तो आइडिया हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। 30 ईयर्स है बेटा सिंगल नेशनल करिकुलम की अगर बात की जाए तो इट्स अ वेरी 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 गुड जेस्टर और गुड इनिशिएटिव बाय द सिटिंग गवर्नमेंट, क्योंकि इससे जो आपकी यूनिवर्सल एजुकेशन प्रमोट होगी, इससे पाकिस्तान में जो लिंग्वल इश्यूज हैं वो एरेडिकेट हो जाएंगे, इससे जो आपके मार्किंग क्राइटेरिया के इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। बट इट डिपेंड्स, क्योंकि इसके चैलेंजेस भी बहुत ज्यादा है एट द सेम टाइम, स्पेशली पोस्ट 18th अमेंडमेंट के बाद, क्योंकि पोस्ट 18th अमेंडमेंट के बाद आपकी जो एजुकेशन है वो हर प्रोविंस अपनी अपनी खुद ही हैंडल करता है। तो दिस इज द थिंग, इसकी जो रिपरकशंस है वो बहुत ज्यादा है। कोविड-19 वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मैंने बताया कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इससे कंट्रोल हुई है, इससे आपकी बुश फायर्स और वाइल्ड फायर्स कंट्रोल हुई हैं, एनिमल्स की एक्सटेंशन जो ब्रीड्स की हो रही थी वो कंट्रोल हुई है, आपकी पोल्यूशन जो है वो कंट्रोल हुई है, इसके बाद जो है फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो उनकी प्रोटेक्शन हुई है, फैमिली कल्चर्स जो है वो रिवाइव हुए हैं। दैट इज हाउ इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसी के जितने भी वेंचर्स हैं उनको अपनी पीक पर एंजॉय करने के लिए बेटा जरूरी है कि पाकिस्तान FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से बाहर आए, क्योंकि जब आप ग्रे लिस्ट का पार्ट होते हो तो आपको सैंक्शंस का थ्रेट रहता है, और प्लस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम आती है, और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, ट्रांसनेशनल कंपनीज जो हैं वो इन्वेस्ट नहीं करती हैं। पाकिस्तान, क्योंकि अगर हम इजराइल को एक्सेप्ट करते हैं तो इसका मतलब है हम कश्मीर के ऊपर अपने स्टैंड को निगेट करने जा रहे हैं। सिंपल, दैट इज वाई पाकिस्तान नहीं एक्सेप्ट कर सकता। अब्राहम अकॉर्ड में बेटा मुस्लिम कंट्रीज ने जो है वो इजराइल को एज अ स्टेट एक्सेप्ट किया है, उनके साथ ट्रेड और इकोनॉमिक एग्रीमेंट साइन किए हैं। इसके अलावा जो जूइश कम्युनिटी है उसको वीजा एग्जाम्पशंस प्रोवाइड की जा रही है, उनको वीजा प्रोवाइड किया जा रहा है, और साथ ही साथ वो लोग टाइज अपने इनहांस कर रहे हैं पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली एंड इकोनॉमिकली। इसमें मेजर कंट्रीज हैं जी इजिप्ट, जॉर्डन, UAE एंड बहरीन सो फार। 18th अमेंडमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोविड-19, फॉरेन पॉलिसी, मिडिल ईस्टर्न क्राइसिस, अब्राहम अकॉर्ड की कॉनिटेशन में, पोस्ट अफगान पीस प्रोसेस, देन पाकिस्तान के इकोनॉमिक इश्यूज एंड पॉलिटिकल इश्यूज। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं।
पाकिस्तान के ऊपर इसकी इम्प्लीकेशंस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ बेटा। टेररिज्म एरेडिकेट हो जाएगा, इसके अलावा आपका रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी जो है वो इनहांस होगी, अक्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एरेडिकेट होगा, ड्रग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग एरेडिकेट होगी, ट्रस्ट बिल्डिंग मैकेनिज्म्स इनहांस होंगे। इसके अलावा इसकी रिपरकशन ये हो सकती है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाटर डील या वाटर एग्रीमेंट जो है वो एज सुन एज पॉसिबल कर लें, अदरवाइज वाटर वॉर स्टार्ट हो सकती है। जी जी, हाउ वाज द लेक्चर? इंटर प्रोविंशियल हार्मनी का मतलब ये होता है बेटा कि बेसिकली किस तरह से पाकिस्तान के सारे प्रोविंसेस आपस में कोलैबोरेट करते हैं और आपस में जो है वो अपने ट्रस्ट बिल्डिंग मैकेनिज्म्स को एनहांस करते हैं, और इसके अलावा जो है किस तरह से आपके जो एथनिक और सेक्टेरियन फॉल्ट लाइन्स हैं वो एरेडिकेट हो सकती हैं। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। गुड लक टू यू ऑल। मैं आप सबको आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आई होप दिस एग्जाम, ऑब्वियसली इस एग्जाम में सबकी यही ख्वाहिश होती है कि हमारा क्लियर हो, तो मेरी भी आप सबके लिए यही दुआ है। एंड गुड लक टू यू ऑल। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।